तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। इसका पूरा जो चैप्टर है ये अलग अलग पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है, और पहले पार्ट का तकरीबन दूसरे पार्ट से कोई रिलेशन नहीं है। तो अब तक जो पार्ट कर चुके हैं दैट इज रिगार्डिंग पॉपुलेशन। हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लिया था कि पॉपुलेशन जो है वो किसे कहते हैं, पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, बढ़ जाती है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी कि क्या नतीजे हो सकते हैं पॉपुलेशन के बढ़ने के। तो नाउ सेकंड टॉपिक इज कॉन्ट्रासेप्शन। पॉपुलेशन जो हमारी हमने डिस्कस किया कि दुनिया में हर 6वां इंसान यानी कि 6% जो है वो क्या है, एक इंडियन है। ठीक है, तो कहीं की भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीके हैं, उन तरीकों को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन। यस मैम आपकी वॉइस कट रही है सभी को। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, एक ma'am. मिनट वेट करो, जस्ट हाँ जी, अब कैसी है वॉइस, क्लियर है? अच्छा, Yes, ma'am. अब सही है. तो जो लेट आए हैं उनका फायदा हो गया। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे पॉपुलेशन के बारे में कि एवरी 6%, हर 6वां आदमी जो दुनिया में है वो एक इंडियन है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को बचाने के लिए, इससे बचने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, उन तरीकों को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है कि स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं दिया जाए, किसी भी हालत में स्पर्म जो है वो ओवम से ना मिले। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। हम स्पर्म के रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं कि स्पर्म बन तो जाए लेकिन ट्रांसफर नहीं हो पाए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ओवम को ब्लॉक कर सकते हैं कि ओवम जो है वो नहीं निकले। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, चलो स्पर्म आ भी गया तो हम स्पर्म को किल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कई तरीके हैं। बेसिक अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो कॉन्ट्रासेप्शन के 2 बेसिक मेथड्स हैं। ब्रॉडली अगर हम देखें, एक है परमानेंट मेथड्स और एक है टेम्परेरी मेथड्स। जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी कि हम स्पर्म के रास्ते को रोक दें, ओवम के रास्ते को ब्लॉक कर दें, ये सब तरीके क्या है, दे आर टेम्परेरी मेथड्स। परमानेंट मेथड्स क्या है कि बस एक बारी में हमने स्पर्म या ओवम के रास्ते को कट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, उसके बाद दोबारा अगर हम चाहें कि ये रास्ता खुल जाए या फर्टिलाइजेशन हो जाए, रिप्रोडक्शन हो जाए, तो नहीं हो सकती। तो परमानेंट मेथड मैम रिपीट करना. मैम रिपीट करना दोबारा. इरिवर्सिबल मेथड्स भी कहते हैं। बताइए जी बेटा, आगे डिटेल में बता रही हूँ। परमानेंट मेथड्स में क्या है कि हम एक टाइम में ही स्पर्म या ओवम को ट्रांसपोर्ट करने वाली जो ट्यूब्स हैं उनको हम कट कर देते हैं, ताकि स्पर्म और ओवम जो भी है, हम फीमेल की कर रहे हैं, हम मेल का कर रहे हैं, उनके अंदर स्पर्म और ओवम ट्रैवल करके अपनी फर्टिलाइजेशन वाली जगह पर नहीं आए। चलो इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब तो परमानेंट मेथड्स मेल के अंदर जो यूज किए जाते हैं दैट इज नोन एज वैसेक्टॉमी। जो मेल्स के अंदर परमानेंट मेथड है उसे हम बोलते हैं वैसेक्टॉमी। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, टॉमी जो है वो मेडिकल साइंस में उसका मतलब होता है कट करना। किसी चीज को अगर हम काट देते हैं तो दैट इज टॉमी। यहाँ पर हम किसको काट रहे हैं, हम काट रहे हैं वास डेफरेंस को।
तो वास डेफरेंस की हम कटिंग कर रहे हैं। अब होता क्या है कि ये हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये है, दिस इज स्क्रोटम, ये है स्क्रोटम और ये है पेनिस। ये हम सारा रिप्रोडक्टिव जो है स्ट्रक्चर में जो हमने किया था, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर चैप्टर 3 हम डिटेल में पढ़ चुके हैं सारा। तो इस सर्जरी में क्या होता है, स्क्रोटम की स्किन पर एक बहुत ही छोटा सा इंसिजन यानी कि कट दिया जाता है। सर्जिकल नाइफ होते हैं, उसे एक छोटा सा यहाँ से कट दिया जाता है और इस कट के थ्रू यहाँ अंदर से यहाँ से निकलेगी एक व्हाइट से कलर की आपको दिखेगी ट्यूब। आई विल शेयर अ वीडियो ऑल्सो, मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊंगी, आज ग्रुप में शेयर करूंगी मैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अंदर से ये कट है और कट में से अंदर से खींच के ऐसे ट्यूब निकालेगी। तो मैंने रेड जो निकाली है, ये ट्यूब क्या है, दिस इज वास डेफरेंस। तो अगर आपको याद हो, रिकॉल करो, वास डेफरेंस जो है वो क्या थी, मेल एसेसरी डक्ट। एसेसरी का मतलब जो मेन काम नहीं कर रही स्पर्म बनाने का, एसेसरी है मतलब एडिशनल है। एडिशनल है तो वो सारी क्या काम कर रही हैं, सिर्फ स्पर्म को ट्रांसपोर्ट। अगर हम ट्रांसपोर्ट का रास्ता रोक देते हैं तो क्या होगा, स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो हम करते क्या है, वास डेफरेंस को यहाँ से बाहर निकालते हैं और इस वास डेफरेंस को अब यहाँ से कट कर दिया जाता है। ऐसे ही दूसरी साइड की, ये मैंने ऐसे एक साइड पे खड़ा हुआ एक मेल अगर लिया है तो एक साइड की उसकी वास डेफरेंस, ऐसे ही उसकी दूसरी साइड की, अगर ये लेफ्ट है तो राइट साइड की भी दूसरी तरफ से ऐसे ही कट कर दी जाती है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये वास डेफरेंस कैसे दिखेगी आपको अंदर पड़ी हुई, ये ऐसे बीच में क्या हो गया, गैप हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, स्पर्म, स्पर्म कहां से बनकर आ रहा है, यहाँ अंदर टेस्टिस से, और ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये वास डेफरेंस में से। मैं डिफरेंट कलर से दिखाती हूँ, ये वास डेफरेंस से ये स्पर्म आ रहा है, लेकिन आगे रास्ता ही नहीं खाली, तो ये वहीं पर। स्पर्म की लाइफ कितनी होती है, राउंड अबाउट 48 आवर्स, तो 48 घंटे बाद तो ये स्पर्म्स डेड भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिला, आगे जाकर इन्होंने कहाँ पहुंचना था, पेनिस, और पेनिस के थ्रू आउट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वजाइना। तो जब स्पर्म पहुंचा ही नहीं, वास डेफरेंस से यूरेथ्रा तक नहीं पहुंचा, पेनिस तक नहीं पहुंचा, तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। ये जो वैसेक्टॉमी है ना, ये गवर्नमेंट ने फ्री की हुई है, इट इज फ्री, और इसके अंदर चांसेस भी बहुत कम है कि कॉन्ट्रासेप्शन जो है होने के बाद, मतलब वैसेक्टॉमी होने के बाद भी फर्टिलाइजेशन हो जाए, बहुत रेयर होते हैं, इसके भी फेलियर के चांसेस बहुत हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि वैसेक्टॉमी कराने के बाद भी लोगों के जो है बच्चे हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये देखिए जो ये गैप है ना, कभी कभी यहाँ पर क्या है, आसपास के सेल्स जो है वो डिवाइड करके इस गैप को फिल भी कर देते हैं, ठीक है। और क्या होगा इस केस में, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्टेशन का अगेन रास्ता मिल गया, लेकिन बहुत 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 रेयर चांसेस हैं इसके होने के। इसी को बचाने के लिए जब भी ये सर्जरी की जाती है तो इसमें क्या किया जाता है कि जो ये टुकड़ा यहाँ से काट रहे हैं ना, इस टुकड़े को लैब के अंदर जो है टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्क्रोटम के ऊपर बिल्कुल एक छोटा सा कट है, ठीक है। सपोज दिस इज स्क्रोटम, इतना बड़ा स्क्रोटम है और बिल्कुल ऐसा आधे इंच का हम कट लगा रहे हैं, तो हमें अंदर नहीं दिख रहा। हमने मेल की एसेसरी डक्ट्स कितनी सारी पड़ी थी, एपिडाइडमिस भी पड़ी थी, वासा एफ्रेंशिया भी पड़ी है, वास डेफरेंस भी पड़ी है। तो जब हमने निकाला आधे इंच के कट में बिना देखे, तो कोई और डक्ट भी तो निकल सकती है। तो इस डक्ट से श्योर होने के लिए कि हमने वास डेफरेंस ही काटी है, हम उस पीस को लैब टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और हमें श्योरिटी हो जाती है कि हमने वास डेफरेंस को ही कट किया है। अब अगर दोबारा ये मेल चाहे कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, मैं रिप्रोडक्शन कर पाऊं, तो नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं होगी। अगली बात जो आपको एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं ऐसी बातें, वो बात ये है कि क्या वैसेक्टॉमी के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। चलो मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए क्या वैसेक्टॉमी होने के बाद किसी मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगी या नहीं होगी। मैम होगी, स्पर्म्स तो बनेंगे ही। यस मैम।
बनेंगे ना, आ गया ना समझ में बात? यस मैम। क्योंकि वास डेफरेंस का काम क्या Yes, था? ma'am. सिर्फ स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फीमेल्स के लिए क्या मेथड है। फीमेल्स के लिए मेथड है दैट इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। अब नाम से ही पता चल रहा है, टॉमी हमने, टॉमी का मीन्स कट, नॉट डॉग, टॉमी मीन्स कट। तो ट्यूबेक्टोमी यानी कि हमने फीमेल की ट्यूब्स को कट करना है। फीमेल के अंदर कौन सी ट्यूब्स हैं? फेलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। अब ये जो ट्यूबेक्टोमी है ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो एब्डोमेन से हो सकती है, लोअर एब्डोमेन से नीचे, पेट के नीचे वाले हिस्से से ऊपर से कट लगाकर वहां से फेलोपियन ट्यूब निकालकर कट करें, या दूसरा तरीका है वेजाइना। वेजाइना से डायरेक्टली अंदर ले जाकर, अब हमारे पास जैसे बोलते हैं ना दूरबीन का ऑपरेशन, लैप्रोस्कोपिक जो होती है सर्जरीज, उसमें क्या होता है, एक ट्यूब होती है जिसके अंदर कैमरा होता है, तो हम अंदर सारा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अच्छा ये यहाँ पर पड़ा है, ये यहाँ पर पड़ा है, हमने इसको कट करना है, हम इसको उठाएं और इसको हम कट कर दें। तो हम वेजाइना के थ्रू भी और एब्डोमेन के थ्रू भी कर सकते हैं। ये बहुत ही माइनर ऑपरेशन है, 10 मिनट के अंदर ऑपरेशन हो जाता है। 10 से भी कैंप लगाती है गवर्नमेंट, 10 का भी या 2-4 मिनट में डॉक्टर। मैम आपकी आवाज कट रही है। तभी कोई या दीक्षा कोई? मैम आवाज कट रही है। चलो मैं फिर से बताती हूँ, ट्यूबेक्टोमी में क्या है कि हम एब्डोमेन से या वेजाइना से एक कट लगाते हैं। क्लियर है अभी? आज आवाज क्यों कट रही है? अभी रोज तो नॉर्मल ठीक लग जाता है। यस मैम। चलो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, यू कैन चेक इट अगेन, और मैं दोबारा समझा भी रही हूँ, कोई बात नहीं। ट्यूबेक्टोमी यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स को कट करना। तो ये काम हम एब्डोमेन से भी कर सकते हैं और हम वेजाइना से भी कर सकते हैं। एब्डोमेन से यानी कि हम, आई एम शोइंग यू, तो ये लोअर एब्डोमेन से यहाँ पर इस जगह से, यहां से भी कट करके किया जा सकता है, या फिर वजाइना से भी कट किया जा सकता है। अब इसमें हम कैसे कट करते हैं कि ये हमारे पास है यूट्रस, सब हम पढ़ चुके हैं 3rd चैप्टर में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, उनको भी पढ़ा देंगे। ठीक है, हमने कट क्या करना है, हमने कट करना है ये फेलोपियन ट्यूब को। तो ये फेलोपियन ट्यूब ये यहाँ पर है इधर, और ये समझ लो कि ये ऊपर से स्किन है। स्किन में अगेन छोटा सा कट लगाया जाता है, बहुत ही छोटा सा कट, लेस देन हाफ इंच, हाफ इंच से भी छोटा, इस तरह से कट लगाया जाएगा। और इसमें से इस फेलोपियन ट्यूब को खींचकर ऊपर यूं निकाला जाएगा। तो ये फेलोपियन ट्यूब खींचकर ऊपर आ गई। अब ऊपर इसको अगेन कट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड के फेलोपियन ट्यूब को भी करेंगे। जैसे हमने वास डेफरेंस भी 2 होती है, दोनों तरफ से किया, तो यहाँ भी हम दोनों तरफ से करेंगे। और ये स्किन को कट किया और यहाँ से हमने ये फेलोपियन ट्यूब को बाहर निकालकर यहाँ पर कट कर दिया। कट करके क्या करते हैं, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर भी हम सर्जिकल थ्रेड से या स्टेपल्स होते हैं उनसे हम यहाँ पर भी नॉट बना देते हैं, और इधर भी हम नॉट बना देते हैं, यानी कि गांठ लगा देते हैं सर्जिकल थ्रेड से। वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है अंदर और ये हील हो जाता है। इतनी देर में इसके सेल्स माइटोसिस कर लेते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं, और यहाँ से भी एक ब्लाइंड ट्यूब होगी, यहाँ से भी ब्लाइंड ट्यूब होगी, बीच में अब रास्ता खाली है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। कैसे होना था ट्रांसपोर्ट? ये थी ओवरी, है ना, ये ओवरी हुई, ओवरी में से निकलना था सेकेंडरी oocyte या ओवम जिसे आप बोलते हैं। ये सेकेंडरी oocyte निकलकर कहाँ पहुंचता है? एम्पुला तक। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से स्पर्म आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो एम्पुला तक के सेकेंडरी oocyte पहुंच भी गया, स्पर्म तो यहाँ आ ही नहीं सकते, हमने यहाँ पे कट लगा दिया, बीच में रास्ता है, खाली जगह है, तो ये स्पर्म यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, ना स्पर्म ओवम तक पहुंचेगा और ना ही फर्टिलाइजेशन होगी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी दोनों को हम परमानेंट मेथड्स या इनको हम
स्टरलाइजेशन मेथड्स भी बोलते हैं, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और स्टरलाइजेशन मेथड्स। इससे बहुत बार आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है और एमसीक्यूज भी से पूछे जाते हैं कि मेल्स के अंदर जो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है दैट इज वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, और आपको कोई और 2 नाम कुछ और भी दे देंगे। तो आपको याद रखना है मेल्स के अंदर वास कैपिटल्स होती है तो वैसेक्टोमी, और फीमेल्स के अंदर फिलोपियन ट्यूब होती है तो ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है बेटा? यस मैम। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। टेम्परेरी मेथड्स। टेम्परेरी मेथड्स में क्या है कि हम यही तरीका अपना रहे हैं, हम स्पर्म को ओवम से मिलने से रोक रहे हैं, लेकिन ये जो रोकना हमारा है इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब अब जब भी चाहे दोबारा रिप्रोडक्शन करना चाहे ये कपल तो दोबारा रिप्रोडक्शन वो कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, टेम्परेरी मेथड्स, कि जब भी हम चाहें तो इनको रिवर्सिबल कर सकते हैं। टेम्परेरी मेथड्स को हम अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं टेम्परेरी मेथड्स के अंदर, जिसमें सबसे पहला है नेचुरल मेथड्स, दूसरा है बैरियर मेथड्स, थर्ड इज केमिकल्स, फोर्थ इज आईयूडीज, आईयूडी की फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, और हमारे पास है OCPs. OCPs stand for oral contraceptive pills. अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में सबसे पहले आ जाता है, इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट इज रिदम मेथड, सेकंड इज क्वाइटस इंटरप्टस, and third is LAM, lactational amenorrhea method। तो ये 3 तरीके हैं नेचुरल मेथड्स जिनसे कि कॉन्ट्रासेप्शन हो सकती है। सबसे पहले है रिदम मेथड। रिदम मेथड में क्या है कि हम एक, इसको हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने जैसे उस दिन को किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना फर्टाइल पीरियड मैम क्या होता है, तो इस मेथड का जो डिपेंडेंसी है वो फीमेल के मेंस्ट्रुअल कैलेंडर पे डिपेंड करती है। फीमेल को एक अपना मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करना होता है। मेंस्ट्रुअल कैलेंडर का मतलब कि उसको कितने दिनों बाद दोबारा मेंस्ट्रुएशन होती है। सपोज मैंने आपको नॉर्मल बताया था 22 to 35 डेज का साइकिल नॉर्मल है। अगर एक महीने 22 दिन है, अगले दिन 35 दिन है तो दोनों नॉर्मल है। इससे कम या ज्यादा होता है तो वो कोई ना कोई डिजीज अंदर, कोई ना कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस हम मानते हैं। एक फीमेल है, सपोज करो उसका साइकिल 28 डेज का रहता है हमेशा ही नियरली, ठीक है, तो वो एक अपना कैलेंडर जो है वो मेंटेन करेगी कि 28 डेज के साइकिल में किस किस दिन इसका हाफ जो है वो पहुंचता है। तो हाफ मान लो ये पहुंचता है यहाँ पर, दैट इज 14th डे। तो 14th डे के आसपास 2-3 दिन ऊपर और 2-3 दिन नीचे, यानी कि 11th to 18th डे ये फीमेल क्या करे, इस टाइम पर ये अवॉइड करे कि किसी भी हालत में स्पर्म जो है वो ओवम से नहीं मिले, यानी कि एब्स्टिनेंस हो, क्वाइटस की एब्स्टिनेंस हो, मेल और फीमेल नहीं मिले ताकि स्पर्म और ओवम ना मिले और फर्टिलाइजेशन नहीं हो। ये
फर्स्ट मेथड है, लेकिन जो जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ मैं इसका फेलियर रेट के साथ में बताऊंगी। इस मेथड का फेलियर रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत हाई फेलियर रेट है। हाई फेलियर रेट क्यों है? क्योंकि इसके लिए कैलकुलेशंस की बहुत जरूरत है। और दूसरा बड़ा रीजन क्या है कि किसी भी फीमेल का साइकिल कभी भी इस एक ही ड्यूरेशन का नहीं रहता। अगर इस मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है वो 30 डेज का हो। तो कोई एक क्लियर डेट हम इसमें फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। हमने पहले भी ये डिस्कस किया था। इसके अलावा बाकी डेज में अगर क्वाइटस होता है, स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम है, नील नहीं है, जीरो नहीं है। कभी कभी ओव्यूलेशन जो है, इससे इस दौरान जो ओव्यूलेशन होनी है, यानी कि जो हमने पीछे देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से सेकेंडरी oocyte निकल कर आएगा, ये लगभग 14th डे पर होता है अगर साइकिल 28 डेज का है। लेकिन अगर 20 डेज से ऊपर नीचे, 28 से ऊपर नीचे हुआ तो हम इसको रिलायबिलिटी नहीं मानते हैं। कभी कभी कुछ एक में ओवुलेशन लेट भी हो सकती है, जल्दी भी हो सकती है, तो ये फीमेल को पता नहीं चल सकता कि ओवुलेशन कब हुई है। तो इसलिए इस प्रोसेस के फेलियर रेट जो है बहुत ज्यादा है। एक और मेथड है दैट इज क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस मींस मेल और फीमेल का मिलना और इंटरप्टस मींस इंटरप्शन होना। इसमें भी क्या है, हम कोशिश करते हैं कि स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि वेजाइना तक नहीं पहुंचे। क्वाइटस के दौरान जो है जब लगता है मेल को कि स्पर्म जो सीमन की फॉर्म में है वो इजैकुलेट होने लगा है, निकलने लगे हैं, तो इमीडिएटली वो बाहर जो है कहीं और किसी और जगह पर सीमन को जो है वो बाहर निकाल दे, ना कि फीमेल के वेजाइना पर। लेकिन वेजाइना के अलावा वल्वा जो एक्सटर्नल फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पर भी नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर भी हुआ तो भी कुछ स्पर्म्स एक्सीडेंटली ट्रैवल करके वेजाइना के थ्रू पहुंच सकते हैं। स्पर्म्स दिखेंगे तो है नहीं, तो ये मेथड भी यूज किया जा सकता है। लेकिन अगेन इस मेथड के भी फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, एक्सेसिवली हाई फेलियर रेट। क्योंकि इस मेथड में क्या करना है, इस मेथड में जो मेल है उस पर सारी डिपेंडेंसी है। मेल का सेल्फ कंट्रोल कितना है, तो उसको हर टाइम ये ध्यान रखना है कि बिफोर एजैक्यूलेशन यानी कि सीमन निकलने से पहले पहले उसको फीमेल से सेपरेट होना है। इसीलिए इस मेथड के भी जो फेलियर रेट है वो बहुत हाई है, सक्सेस रेट जो है वो बहुत ही कम है। तीसरा जो मेथड है दैट इज लैम, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, जस्ट अ मिनट। लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड में क्या हो रहा है कि लैक्टेशन हमने पढ़ा है कि जब फीमेल जो है आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। तो ड्यूरिंग लैक्टेशन 6 मंथ्स तक फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वेरी करता है, किसी में रिज्यूम हो जाता है आफ्टर 2 to 3 मंथ्स, मोस्ट ऑफ द फीमेल, मैक्सिमम के अंदर रिज्यूम हो जाता है, लेकिन ओव्यूलेशन नहीं होती है। ऐसा भी होता है एन ओव्यूलेटरी साइकिल बोलते हैं इसको, जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होती है लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल अपना नॉर्मल चलता है। तो ऐसा 6 मंथ्स तक होता है। तो अगर 6 महीने तक फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन हो ही नहीं रही है तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी नहीं हो सकती। तो इस दौरान अगर क्वाइटस होगा, मेल फीमेल मिलेंगे, स्पर्म आएगा, लेकिन ओवम होगा ही नहीं, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन भी नहीं हो सकती।
अगेन ये भी बहुत ही रिलायबल मेथड नहीं है, इट इज नॉट रिलायबल मेथड। क्यों? क्योंकि ये एक हमने एवरेज दे दिया है, ये टाइम 6 मंथ्स तक ओव्यूलेशन नहीं होती। अगर फीमेल के अंदर मान लो, हर एक की बॉडी डिफरेंट है, किसी को हो सकता है 8 मंथ्स तक भी ओव्यूलेशन नहीं हो और किसी को हो सकता है 3rd मंथ के बाद ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाए। तो जब ओव्यूलेशन होगी फीमेल को कैसे पता चलेगा कि ओव्यूलेशन हो गई है? और अगर वो इसी भरोसे रहे कि हाँ ओव्यूलेशन 6 महीने तक तो होनी नहीं है, तो ये चीज रिलायबल नहीं है। रिप्रोडक्शन हो सकती है लेकिन ये भी एक मेथड जो है वो माना जाता है, बट नॉट सो रिलायबल, क्योंकि इसके भी फेलियर के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। ये सारे मेथड्स आज जो हमने किए, नेचुरल मेथड्स, रिदम, क्वाइटस एंड लैम्प, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हो सकते हैं। कल के लेक्चर में हम करेंगे बैरियर एंड केमिकल मेथड्स। परमानेंट भी आप मैम इन